मेरे ससुर अंधे थे, मगर पति का चहीता होने की वजह से मैं उनके सारे काम करती, कभी कपड़े बदलती, कभी पास बैठकर उनकी सारी बातें सुनती। वे बहू बहू करके मेरे और करीब हो जाते, लेकिन एक रात उनके कपड़े बदलने लगी तो मेरे होश उड़ गए। जब उस रात ससुर में शादी होकर अपने ससुराल आई तो रिश्तेदार औरतों ने मुझे सहन में बैठा दिया। मेरे सामने ही चारपाई पर मेरे ससुर बैठे टुकुर टुकुर मुझे ही देख रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। सरसरी सी नज़र मेरे उन पर पड़ी थी। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी कि वे लगातार मुझे ही देखे जा रहे थे। इस वक्त उनकी उम्र 46 साल की थी। मेरे ससुर अभी जवान थे, क्योंकि कम उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। लेकिन ऐसी हरकत 20 मिनट तक ही अलग किस्म की औरतें मेरे पास आती रहीं और मुझे मिठाई खिलाती रहीं, लेकिन मेरे ससुर ना तो उठकर मेरे पास आए और ना ही मुझे कोई बात की। बस सामने बैठकर एक तक मुझे देखे जा रहे थे। 4-5 मिनट बाद मेरी इस पर नज़र पड़ी तो मैंने उनसे खुद को देखते हुए पाया। मेरे दिल में ये सोचा कि बहुत ही बेशर्म आदमी है। बहू तो बेटी जैसी होती है, इन्हें जरा भी शर्म नहीं है। ये कैसे सबके सामने बस मुझे ही ताके जा रहे हैं। अब हम माथे पर बल डाले उन्हें घूरने लगी थी, लेकिन अजीब पागल थे, बस मुझे ही देखे जा रहे थे और मुस्कुराए जा रहे थे। मुझे उनके यूं मुस्कुराने पर गुस्सा आने लगा था। बहरहाल रस्म ख़त्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड ख़राब हो चुका था। इस पर गगन की मेरे कमरे में देर से आए तो मैं बिल्कुल उदास बैठी थी। वे मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उन्हें गुस्से से देखा था। मुझे यूं उदास देखकर कहने लगे, क्या बात है रूपा? फिर वे समझे कि शायद वे काफ़ी देर से कमरे में आए हैं, इसीलिए मैं नाराज़ हूँ। कहने लगे कि मेरे दोस्त आज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती हो, ऐसे मौके पर दोस्तों की मजाक आसमान पर होती है। बहरहाल फिर गगन की तारीफ सुनकर मेरा मूड खुश हो गया था। मेरे ससुर की बात को अपने पति के सामने दोहराया नहीं था कि क्या सोचते। आते ही मेरे बाप के बारे में ऐसी बातें शुरू कर दी थी। मेरा पति गगन एक ही था और उसके पापा हैं, माँ नहीं थी। और उस वक्त घर में मैं और पति और मेरा ससुर थे। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो गगन कहने लगे कि आज का नाश्ता मैं बाजार से ही लाया हूँ, लेकिन देखो मेरे घर पर कोई औरत नहीं है, इसीलिए आज की मेहमान नवाजी तो मैंने निभा दी है, लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें संभालना पड़ेगा। ये बात मैं पहले से ही जानती थी, इसीलिए मैंने कोई भी ऐतराज़ नहीं किया। जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो नाश्ते के टेबल पर मेरे ससुर बैठे थे। मैं उनके सामने बैठ गई, उनसे मुझसे बात की, मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। जब गगन टेबल के पास आए तो मेरे बजाय अपने पापा के पास बैठे और उनकी प्लेट में चने डाले और रोटी तोड़कर अपने हाथों से खिलाने लगे। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी और इससे ज़्यादा हैरत मुझे ये हुई थी कि अब भी सामने बैठे मुझे ही देखे जा रहे थे। इससे तो अपने बेटे का भी लिहाजा ना था और गुस्सा मुझे गगन पर भी आने लगा कि वे तो इन्हें रोक सकते थे। और फिर ये भी मुझे अजीब लग रहे थे कि गगन इन्हें खुद क्यों खाना खिला रहे हैं। वे एक 45 साल के आदमी थे, क्या खुद नहीं खा सकते थे? मैंने कहा कि गगन पापा जी खुद से खा सकते हैं, आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर वे कहने लगे, रूपा मेरे पापा अंधे हैं, देख नहीं सकते हैं। ये सुनना था कि मेरा निवाला हाथ में ही रह गया। मैं बड़ी हैरत से इन्हें देखने लगी। अच्छा खासा इतने नए आदमी थे। इनकी आंखें भी ग्रे कलर की थी, बेहद खूबसूरत थी। मुझे ना जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ था कि उनकी आंखों में ये नमी थी कि वे देख नहीं सकते थे। और कल से मैं ना जाने दिल में इनसे कितना बुरा भला कह चुकी थी। गगन के चेहरे पर उदासी थी। गगन कहने लगे कि मेरे पापा मेरे बचपन से ही अंधे हैं, देख नहीं सकते हैं। एक बार माँ अपने मायके गई थी और पापा उनको वापस कर रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें माँ का निधन हो गया और पापा
की आंखें चली गईं। इनका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फ़ायदा नहीं है। गगन कहने लगे, इनके सारे काम मैं करता हूँ, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इन्हें अपना पापा समझकर इनके सारे काम किया करो। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ ये सुनकर कि पापा जी अंधे हैं। पापा देखने में कितने स्वस्थ और हिष्ट-पुष्ट थे। क्या ही कोई और होता। काश ये देख भी सकते। मेरी बात पर पापा की आंखों से आंसू झलके थे। कहने लगे कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें देखूं, लेकिन देखो मेरी बदकिस्मती, मेरी एक ही बहू है और मैं इसे देख भी नहीं सकता। कुछ देर पहले जो मेरे दिल में अपने ससुर के लिए नफरत के जज्बात थे, अब वे हमदर्दी में बदल चुके थे। लेकिन मेरे होश इस वक्त उड़े जब गगन ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। जब वे अपने काम पर जाने लगे तो मुझसे कहने लगे कि पापा को खाना भी तुम अपने हाथों से खिलाओगी और कपड़े भी तुम ही पहनाओगी। खाने का तो सुनकर ठीक था, लेकिन कपड़े ये सुनकर तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चकरा गया था। मैंने कहा कि गगन, ये गलत बात है, सही नहीं है। मैं कैसे इन्हें कपड़े बदलवा सकती हूँ। कहने लगे कि इन्हें अपने पापा की तरह समझो, इनको सेवा दो। अब मैं ऑफिस के काम संभालूं या इन्हें संभालूं, बहरहाल तुम खुद मैनेज कर लेना। ये कहकर वे चले गए। मैं बेहद परेशान थी। अभी ये सोच ही रही थी कि क्या करूं क्या नहीं, जब मुझे मेरे ससुर के कमरे से पुकारने की आवाज़ आई। वे बहू बहू पुकार रहे थे। मैं उनके कमरे में गई तो वे पैंट और बनियान पहने खड़े थे। कहने लगे कि बहू ये शर्ट मुझे पकड़ा देना। ना जाने गगन ने कहाँ रख दी है। मुझे बेड पर हाथ मार मार कर देख चुका हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही है कहाँ है। उनकी शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वे शर्ट उनको पकड़ा दी। वे शर्ट पहन तो लिए, लेकिन बटन वे आड़े टेढ़े बंद कर रहे थे। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा कि आप छोड़ो, मैं आपको बटन बंद करके देती हूँ। मैंने उनकी शर्ट के बटन बंद किए तो वे खुश हो गए। कहने लगे कि मेरा बाल भी बना दो बहू। मैंने ड्रेसिंग में से कंघी लिया और उनके बाल भी बना दिए। फिर कहने लगे कि मुझे अपना हाथ दो। मैंने कहा कि क्यों। कहने लगे कि दो तो। मैंने डरते डरते उनको अपना हाथ पकड़ाया। ये सोच रही थी कि वे क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं। उनके मेरे हाथ को अपने हाथ दोनों हाथों में लिया था और कहने लगी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगे बहू, तुमको देखा तो नहीं है, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ, इसीलिए तुम्हारा हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि बहू कैसी होती है। मुझे तो अपनी पत्नी की मोहब्बत भी नसीब ना हुई। बहुत छोटा था गगन जब मेरी पत्नी का देहांत हो गया था और मेरे बचपन में ही 2 साल में ही माँ और पापा भी गुजर गए। जब मेरी आंखें चली गई तो मेरा बेटा मुझे संभालता था, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी तुम पर आ गई है और शादी के बाद तुम्हें भी कुछ दिन अच्छे नहीं गुजारे कि मेरा बोझ तुम पर पड़ गया। वे बड़े उदास सा होकर ये सब कह रहे थे। मैंने कहा कि आप किसी पर भी बोझ नहीं हैं और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं हैं। मेरी बात पर वे मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुम बहुत अच्छी हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे ससुर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थी। वे मुझसे बहुत ज़्यादा खुले मिजाज का होने लगे थे। अब तो मुझे खुद पुकार के कहते, बहू मुझे शर्ट पहना दो, मुझे बटन सही से बंद नहीं होते। कभी कहते कि तौलिए से मेरा बाल साफ कर दो। वे खुद कर सकते थे। मुझे तो लगा था कि बस एक ससुर है और एक पति, मुझे तो घर में कोई काम नहीं होगा, लेकिन मैं तो अपने ससुर की वजह से घनचक्कर सी बनकर रह गई थी। कभी किचन में बर्तन धोती रहती तो वे बहू बहू चिल्लाने लगते। मैं भागी दौड़ी उनके कमरे में जाती तो हंसने लगते, हाथ में मोबाइल पकड़े होते। कहने लगते कि मेरे साथ बैठकर ये गाना तो सुनो ज़रा, कितना अच्छा है। वे देख तो नहीं सकते थे, लेकिन सुन सकते थे, इसीलिए मोबाइल पर कहानी और गाने सुनना उनका शौक था।
मैं कहती कि आप सुन रहे हो तो खामोशी से सुनते रहिए और मुझे ये बताइए कि मैं बर्तन धो, खाना बनाऊं या फिर मैं आपके साथ बैठकर ये गाने और कहानी सुनूं। मैंने बड़े प्यार से उनसे कहा था और एहसास भी दिलाया था कि मुझ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। वे मेरी बात सुनकर हंसने लगे, कहने लगे कि मेरे पास बैठो और मेरे साथ ये गाने सुनो, तुम्हारी तबीयत भी खुश हो जाएगी। काम क्या है, छोड़ो काम को, काम भी कभी ख़त्म होते हैं। मैं उनके बराबर में बैठ गई। मैंने कहा कि अच्छा चलिए ये बताइए, अब आपको भूख लगेगी तो क्या खाओगे? वे हँस के कहने लगे कि तुम्हारा सर खाऊँगा। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार, जब आपने मुझे आवाज़ दी तो बस मुझे काम के वक़्त भी बुलाया करिए। मुझे अभी खाना बनाना है। गगन मुझे छोले-भटूरे का कहकर गए हैं। अब आपको भी तो छोले-भटूरे पसंद है ना? और आपको क्या पता कितना वक़्त लग जाता है छोले-भटूरे बनने में। ऊपर से इतनी गर्मी है कि किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये कहकर मैं बाहर चली गई। 3-4 घंटे लग गए थे मुझे किचन में काम करते हुए। मैंने छोले-भटूरे बनाए। मैं बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। घर की सफाई की, फिर सोचा कि अपने ससुर का कमरा भी हाथ लगे साफ कर दूं। लेकिन जैसे ही मैं अपने ससुर के कमरे में दाखिल हुई, वे चीज़ों को टटोल-टटोल कर अपना कमरा खुद साफ कर रहे थे। उनके हाथ में एक कपड़ा भी था जिससे वे फर्नीचर साफ कर रहे थे। ये देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हो? मैं कर देती हूँ। मैंने उनके हाथ से कपड़ा छीना तो वे कहने लगे कि नहीं, तुम थक जाओगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सारे काम गगन ने तुम्हारे सर पर डाल दिए हैं। बहू, ऐसा करो कि मुझे बता दिया करो। छोटे-मोटे काम जो मैं कर सकता हूँ, मैं कर लिया करूँगा। वे बड़ी उदासी से और फ़िक्रमंदी से कह रहे थे। मैंने कहा कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठे रहो। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनको पकड़कर बेड पर बिठा दिया और मोबाइल उनके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा कि आप बस वीडियो सुना करें। मैं उनको एक वीडियो लगा दी जिसमें अच्छी कहानी थी, लेकिन वे तो मोबाइल के साथ-साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे अपने पास बैठा लिया। कहने लगे कि यहाँ बैठो, तुम बहुत कर ली अपने काम, अब तुम कुछ नहीं करोगी। उन्होंने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा कि पापा, ये क्या हरकत है? मेरा हाथ छोड़ो, शाम हो गई है और मुझे चाय भी बनानी है। आप और बताओ, चाय के साथ क्या खाओगे? आपके लिए कुछ चिप्स तल दूँ? कहने लगे कि कुछ नहीं खाना मुझे, तुम मुझे भी अपने साथ किचन में ले चलो। बस मुझे बताओ कि चाय कैसे बनाते हैं। मैंने कहा कि आप मेरी फ़िक्र छोड़ दें। ये कहकर मैंने अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ाया और किचन में आ गई। बस उनके लिए चाय बनाने और चिप्स तले, फिर उनको चाय दी। चिप्स खाते हुए लगातार मेरी तारीफ़ कर रहे थे। फिर एक दिन वे हुआ कि मेरे होश उड़ गए। मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन गगन को मेरी कोई परवाह ना थी। बस मुझे बुखार की दवा देकर चले गए। कहने लगे कि देखो, तुम बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा घर उल्टा पड़ जाता है। फटाफट से बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। दोपहर को भी मुझे ऑफिस का बचा खाना खाना पड़ता है और घर में आकर मैं बाज़ार का खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकता। उसके सामने तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कर दूँगी, लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। गले में भी बहुत दर्द था और मेरा बुखार कम होने के बजाय बढ़ने लगा था। मैं अपने कमरे में बेसुध लेटी हुई थी जब कमरे पर दस्तक हुई और फिर दरवाज़ा खुला। मेरे ससुर मेरे सामने खड़े थे। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आँखें खोलकर उन्हें देखी थी। वे अपनी स्टिक की मदद से चलते हुए मेरे पास आए। रूपा, तुमको क्या हुआ है? तुमने अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। ये सुनकर वे परेशान हो गए।
गए। मैंने कहा कि मुझसे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है, मैं कैसे नाश्ता बनाऊँगी? वे कहने लगे कि क्या तुमने भी नाश्ता नहीं किया है? मैंने कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूँ। ऐसा करिए कि आप गगन को फ़ोन कर दो, उसे कह दें कि ये जल्दी घर आ जाए, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनकर वे कमरे से बाहर चले गए। कुछ ही देर बाद उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वे सुनकर मैं एकदम से बेड से उठकर बैठी थी। अपनी बुखार को भूलकर मैं जल्दी से कमरे से बाहर आई, देखने की आवाज़ किसकी है, बाथरूम से आ रही थी। अब मैं बाथरूम में आई तो मेरे होश उड़ के रह गए थे। मेरे ससुर के माथे से खून निकल रहे थे। फटाफट से अपने ससुर के माथे पर लगी चोट से आ रहे खून को बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस वक्त तक उनके सर से खून निकल चुका था। वे चिल्लाए जा रहे थे। मैंने कहा कि आप क्या करने गए थे बाथरूम में? कहने लगे कि मैं हाथ मुंह धोकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने जाने वाला था। वे तड़पते जा रहे थे। कहने लगे कि मुझे क्या पता था कि मैं गिर जाऊंगा। मैंने जल्दी से गगन को फ़ोन किया कि पापा तो यूं तड़प रहे थे कि जैसे उन्हें तकलीफ़ बर्दाश्त ही नहीं हो रही हो। उनके सर और गर्दन से बहुत खून आ चुका था। वे तड़पते जा रहे थे। गगन को जब पता चला तो वे भी थोड़ी देर बाद घर आ गए थे। अपने पापा को ऐसी हालत में देखे कि बहुत खून निकल चुका था और वे रोने लगे। गगन उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। मैं घर पर थी और बेहद परेशान थी कि अब मुझे गगन को फ़ोन आया। मैंने फ़ौरन से फ़ोन उठाया कि मेरे ससुर कैसे हैं? वे कहने लगे कि इतना सर से खून बहुत बह चुका था, ज़ख्मी हुआ है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि इनका ख़्याल रखा करो। ये कहकर गगन रोने लगे, कहने लगे कि मुझे बहुत फ़िक्र रहती है इनकी, इनसे तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। वे बुरी तरह से चिल्लाए जा रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे बुखार था, मुझे क्या मालूम कि कब वे उठे और बाथरूम में चले गए। आंसू तो मेरे भी बह रहे थे। गगन कहने लगे कि मैं अस्पताल में ही रहूँगा, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। मैंने कहा कि ठीक है। मुझे लगा कि सुबह तक मेरे ससुर को राहत मिल जाएगी, वे ठीक हो जाएंगे, फिर घर आ जाएंगे। मैं इनका बहुत ख्याल रखूँगी। लेकिन जो खबर मुझे सुबह सुनने को मिली, मेरे होश उड़कर रह गए। गगन ने कहा कि मेरे पापा हम लोगों के बीच नहीं रहे। ये सुनना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा कि गगन नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? उनको बस जरा सी सर में चोट तो लगी थी, इससे कैसे कुछ हो सकता है? वे कैसे मर सकते हैं? मैं रोई जा रही थी। रो तो गगन भी रहे थे। कहने लगे कि चोट उनके दिमाग की नसों पर तक जा चुकी है। बहुत कोशिश की डॉक्टर ने, लेकिन इनके तकलीफ़ सही नहीं जा रही थी। पूरी रात मेरे पापा दर्द से तड़पते रहे। मेरे हाथ पकड़ते हुए कहने लगे कि बेटा, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, मुझे जीना है। अभी तो मेरी बेटी जैसी बहू मिली है मुझे, लेकिन वे जा चुके थे। ये सदमा हम दोनों पति पत्नी के लिए बहुत बड़ा था। मुझे अक्सर घर में मेरे ससुर की बहू बहू पुकारने की आवाज़ आती थी। मैं भागकर जब उनके कमरे में जाती तो खाली कमरा देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगती। कभी मुझे लगता कि वे हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि रूपा बेटी छोड़ो, सारे काम छोड़ो, मेरे पास आकर बैठो, मैं तुमको गाना सुनाता हूँ। मेरे पति बहुत दुखी रहने लगे थे। उनको अपने पापा की यादें बहुत खलती थी। कुछ महीने बाद मैं पेट से हो गई। गगन मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे, लेकिन ये पूरा वक्त भी मेरे अपने ससुर की यादों में रोते ही गुजारा था। वे बहुत ही अच्छे इंसान थे और मुझे बहुत एहसास कराते थे। मैं खुद सोच रही थी कि काश मैं उठ जाती, नाश्ता बना लेती, पर जो किस्मत में होना होता है उसे कौन रोक सकता है। और फिर मेरे घर बेटा पैदा हुआ। गगन बहुत ठीक होने लगे थे। गगन ने अपने बेटे का नाम अपने पापा के नाम पर रखा। उनका नाम अपने पापा के नाम पर ही रखा। वो जब जीवित थे तो कहते थे कि मैं अपने पोते का नाम रोशन ही रखूँगा। खुद से पति की बात सुनकर मेरी आंखें भी भर आई थी। मैंने उस बच्चे को सीने से लगा लिया। मैंने कहा कि ऊपर वाले ने हमें बहुत खुशी दिया है, ये हमारे दुख को भरेगा और मेरे ससुर की यादें दूर करेगा।